एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का गर्ल्स हॉस्टल के बाहर आकर वहाँ पर एक लड़की के लिए एक बहुत ही अच्छे से प्रपोजल करता है, पर वो लड़की उसे रिजेक्ट करके उसकी मेहनत पर पानी फेर देती है और सभी लोग उसे देख रहे थे। अब यहाँ पर ये सभी लोग भी बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पर लिंग और वाई मिलकर जूस से पूछते हैं कि काई ने भी कैसे जिया से बदला लेने के लिए स्पीच की स्क्रीन हैक कर ली थी, यानी कि काई उसे काफी पसंद करता है और उनका रिलेशनशिप फ्रेंडशिप से अलग है, जिस पर जोन दोनों को कहती है कि काई और वो दोनों एक दूसरे के बस अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। अब अगले दिन ये सभी लोग बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और काई भी उनके साथ ही होता है, जहाँ पर श्या बताती है कि वो अपनी डिटेक्टिव क्लब के लिए 3 दिन से एप्लीकेशन दे रही है, पर उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा। जहाँ काई उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि वो इस बकवास से क्लब पर मेहनत ना करे, जिसके बाद ये दोनों मजाक मजाक में फाइट करने लग जाते हैं और इन्हें देखकर लिंक बोलती है कि ये दोनों एक दूसरे के कितने अच्छे दोस्त हैं। फिर श्या वो अपने क्लब की बात करने के लिए स्टूडेंट यूनियन के ऑफिस में जाने ही वाली थी, तो वाई उसे अपनी कुछ बुक्स देती है जो कि उसे ऑफिस के अंदर लौटानी थी। सीन अब जिया पर आता है, जो कि जाओफान के पास जाती है और उसे बताती है कि आज उसका इंटरव्यू है, तो वो भी उसके साथ चलेगी, जिस पर जाओफान उसे मना कर देता है। तभी उसे श्याओ दिखती है, तो वो जल्दी से उसके पास जाता है और उसे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर वो बताती है कि वो स्टूडेंट यूनियन के ऑफिस जा रही है। और जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि उसके क्लब की एप्लीकेशन बार बार रिजेक्ट होती जा रही है, जो सुनकर जाओफान उसे रोक देता है और बताता है कि उसने उसकी एप्लीकेशन पढ़ी थी, पर उसने इसीलिए कोई भी रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि एक क्लब को चलाने के लिए कम से कम 5 लोगों की जरूरत है। जिस पर श्याओ बोलती है कि अरे बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ आधे घंटे के अंदर 5 लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। जो सुनकर जाओफान उसी वक्त से टाइम काउंट करना शुरू कर देता है। ये देखकर बेचारी श्याओ थोड़ी सी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो तो मजाक कर रहे हैं। इसीलिए अब वो अपनी सभी फ्रेंड्स को कॉल करके उसका क्लब ज्वाइन करने के लिए एक एक करके मना ही लेती है, पर अभी भी एक इंसान रह गया था और उसका टाइम भी खत्म हो चुका था, तो वो अपने क्लब के लिए अप्लाई नहीं कर सकती थी। श्याओ से बोलती है कि अरे सिर्फ एक ही पर्सन तो रह गया ना, मुझे थोड़ा और टाइम दो, मैं पक्का किसी को कन्विंस कर लूंगी। पर जाओफान उसे कहता है कि उसे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 5वां पर्सन मैं हूँ जो उसका क्लब ज्वाइन करना चाहता है, और उसे उसका क्लब काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था। जो सुनकर श्याओ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो जाओफान को हाई फाइव देती है। दूसरी तरफ हम ज़ूलू को देखते हैं, जो कि बैडमिंटन क्लब के लोगों के साथ में थी, और यहाँ पर शी उसे देखकर सोचता है कि वो उसे फॉलो करते करते यहाँ पर भी आ गई। फिर वो अपने साथ एक मैच करने के लिए बोलता है, ताकि वो उसे अपनी स्किल्स दिखा सके। जहाँ उन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा मैच चल रहा था और ज़ूलू भी काफी अच्छे से खेल रही थी, लेकिन वो अचानक ही खेलते खेलते गिर जाती है और क्लब का प्रेसिडेंट चेनी उसके पास जाकर उसकी मदद करता है, जिससे कि शे को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि उसकी वजह से ज़ूलू के पैर में थोड़ी चोट लग गई थी। इधर जब शाओ वापस से अपने हॉस्टल की तरफ जा रही होती है, तब जाओफान भी उसके पीछे ही होता है, और क्योंकि शाओ काफी ज्यादा डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़ा करती थी, तो वो जाओफान को एक सीरियल किलर की तरह इमेजिन करने लग जाती है और डर कर वहाँ से भाग जाती है, जिसकी ऐसी हरकत देखकर जाओफान को भी थोड़ा सा अजीब लगता है। वहीं क्योंकि ज़ूलू के पैर में चोट आ गई थी, तो शी उसे अपना एक स्प्रे देता है उसे लगाने के लिए, लेकिन ज़ूलू उसे स्प्रे लेने के लिए काफी रूडली मना कर देती है। पर जब वहाँ पर चेन्यू आता है तो वो उसे काफी अच्छे से बिहेव करती है, जो देखकर शी को थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि शायद वो ज़ूलू को पसंद करता था, पर वो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही थी और उसकी जगह चेन्यू से काफी अच्छे से बात कर रही थी। सीन अब जाओफान पे आता है, जो कि लाइब्रेरी में था, जहाँ उसे अपनी मॉम का फोन आता है, तो वो उनसे बात कर रहा था, और फोन कट करने के बाद उसे वहाँ पर श्याओ दिखाई देती है, तो वो उसके पास जाने लगता है। लेकिन जब श्याओ की नज़र उस पर जाती है, तो वो उसे अपने पास आने से मना कर देती है और पूछती है कि वो भला उसे हर जगह पर फॉलो क्यों कर रहा है। तो जाओफान उसे अपना लाइब्रेरी का कार्ड दिखाता है और कहता है कि वो लाइब्रेरी में पार्ट टाइम जॉब करता है, इसीलिए वो यहाँ पर है, जो देखकर श्याओ को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। फिर जाओफान उसे उन सारी बुक्स को अपनी जगह पर रखने के लिए कहता है, जो कि वो रिटर्न करने के लिए आई थी, और श्याओ उसे उन बुक्स के बारे में बताने लग जाती है कि उसने ना उन सारी बुक्स को सीरियल वाइज लगाया है, जिस पर जाओफान हंसने लग जाता है। दूसरी तरफ ज़ूलू जब ड्रेस चेंज कर रही होती है, तब वो वहाँ पर कुछ लड़कियों को अपनी बुराई करते हुए सुनती है कि कैसे ज़ूली ने शी को इंसल्ट किया और चेन्यू को अपनी तरफ करने में लगी हुई है। लेकिन तभी चेन्यू वहाँ पर आ जाता है, जो कि उन लड़कियों को ये सब बात करने से रोकता है, जिससे कि ज़ूलू को काफी खुशी होती है कि वो भी उसका सपोर्ट कर रहा है। सीन अब जाओफान पर आता है, जो कि पूरे दिन लाइब्रेरी में काम करके रात के समय वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नज़र शाओ पर पड़ती है, जो कि वहीं पर सो रही थी, और उसकी बुक्स को देखकर जाओफान स्माइल करने लग जाता है, जिसके बाद वो उसके क्लोज आकर उसके बालों को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी श्याओ की आँख खुल जाती है। फिर वो श्याओ को बताता है कि लाइब्रेरी बंद होने वाली है, इसीलिए अब वो यहाँ से चली जाए। इसके बाद जब श्याओ अपने रूम में जाने लगती है, तो वार्डन उसे एक बैग देती है और कहती है कि ये एक बैग किसी ने ज़ूलू के लिए भेजा है, इसलिए श्याओ उस बैग को ले जाकर ज़ूलू को दे देती है। पर जब ज़ूलू उस बैग को खोलती है, तो उसके अंदर स्नैक्स और सैनिटरी नैपकिन रखे हुए थे, जो देखकर वो सोचने लग जाती है कि आखिर ये उसके लिए किसने भेजा होगा। इधर जाओफान अपनी बुक पढ़ रहा होता है, पर तभी उसे श्याओ की याद आने लग जाती है और वो उसके बारे में ही सोचने लग जाता है,
क्योंकि वो अब उसे पसंद करने लग गया था। फिर अगले दिन जब शाओ अपनी क्लास में होती है तो वहाँ पर उनके सर उन्हें बॉक्स के अंदर एक पेन फेंकने का टास्क देते हैं, जिसके अंदर शाओ उस गेम को जीत जाती है। अब क्लास के बीच में हिकाई उसे मैसेज करता है कि वो उसके साथ वीआर हॉल में कब चलेगी, पर शियाओ उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं करती, इसलिए वो लिंक को मैसेज कर देता है, जो देखकर लिंक शियाओ को बोलती है कि जरूर काई ने तुम्हें पसंद करता है, इसलिए वो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। और काई जाओ को सच में लाइक करता है या नहीं इसका टेस्ट लेने के लिए लिंग और शियाओ एक प्लान बनाते हैं। फिर क्लास के बाद शियाओ काई से मिलती है और उसे कहती है कि उसे ना भूख लगी है तो वो उसे लंच पर लेकर जाए, लेकिन काई उसे कैफेटेरिया में ही लंच कराने के लिए लेकर जाने लगता है। लेकिन शियाओ को कैफेटेरिया का खाना नहीं खाना था, इसलिए वो उस पर गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है, जो कि ऊपर से जाओफान भी देख रहा था कि काई कैसे शियाओ को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। इसके बाद शियाओ और काई वीआर हॉल में पहुँच जाते हैं और शियाओ को यहाँ पर ना चाहते हुए भी उसके साथ गेम खेलना पड़ता है, जिसमें वो काफ़ी डर रही थी। दूसरी तरफ जाओफान जब अपनी क्लास में होता है तो वो बार बार सिर्फ शाओ के बारे में ही सोच रहा था कि काई कैसे उसे परेशान कर रहा था, इसलिए उसे लगता है कि शाओ खतरे में है तो वो उसे फोन करने का भी सोचता है। लेकिन दूसरी तरफ शाओ भी काई के साथ बाद में गेम एंजॉय करने लग जाती है। गेम खेलने के बाद जब वो अपने हॉस्टल पहुंचती है तो वहाँ पर उसे वो लड़का मिल जाता है जो कि उनके रूम में ज़ूलू के लिए अजीब चीज़ें भेज रहा था, और ये लड़का था फांग। असल में शाओ इस लड़के को पहले से जानती थी क्योंकि फांग भी उसी के स्कूल में पढ़ा करता था। फिर वो उसे यहाँ पर ऐसे गिफ्ट भेजने से मना कर देती है, जिसके बाद वो ये बात ज़ूलू को भी बताती है। तभी शाओ को जाओफान का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि उनके क्लब की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया है और अब उसे अपने क्लब की पहली एक्टिविटी के बारे में सोचना होगा। जो सुनकर शाओ काफ़ी खुश होकर एक्टिविटी के बारे में सोचने लग जाती है और फ़ोन कट करने ही वाली होती है, पर तभी जाओफान उसे बोलता है कि वो उसका नंबर अपने फ़ोन में सेव कर सकती है क्योंकि अब वो लोग टीममेट्स हैं। अब अगले दिन जब शाओ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जा रही होती है तभी उसे ऐसा फील होता है कि जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो, इसलिए वो जल्दी से लिफ्ट के अंदर चली जाती है। और जैसे कि शाओ काफ़ी सारे डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़ती है तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसने फांग को ना ऑफेंड कर दिया होगा, जिसकी वजह से अब वो उसे बदला लेने की सोच रहा होगा। अब जैसे वो लिफ्ट का दरवाज़ा बंद करने वाली होती है तभी वहाँ पर फांग कुछ केमिकल्स लेकर आ रहा था, जिससे कि वो काफ़ी डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो उस पर कहीं अटैक ना कर दे, इसलिए वो फटाफट से लिफ्ट का दरवाज़ा बंद कर देती है। पर लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होते ही लिफ्ट ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से शाओ उसके अंदर ही फंस जाती है। अब थोड़ी देर बाद जब लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है तो हम देखते हैं कि जाओफान शाओ को लिफ्ट में से निकाल लेता है क्योंकि लिफ्ट के अंदर ट्रैप होने पर उसने उसे ही कॉल किया था, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ गया था। शाओ उसे उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहती है और जाओफान उसे उसके हॉस्टल तक छोड़ने के लिए भी जाता है क्योंकि शाओ ने उसे बताया था कि कोई उसे स्टॉक कर रहा है। पर जब ये दोनों हॉस्टल तक पहुंचते हैं तो शाओ को वहाँ पर फांग नजर आता है, जो कि जाओफान को बताती है कि यही वो लड़का है जो कि उसे और उसकी रूममेट्स को परेशान कर रहा है। ये सुनकर जाओफान उसे बात करने के लिए जाने ही लगता है, पर तभी लिंग वहाँ पर आ जाती है और हम जान पाते हैं कि असल में लिंग और फांग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जो जानकर शाओ अपनी हरकत पर काफ़ी एम्बैरेस्ड होती है। फिर ये सभी लोग साथ में बैठकर बात करने लग जाते हैं, जहाँ पर फांग बताता है कि वो ये सारा सामान लिंग के लिए ही भेजा करता था क्योंकि वो उससे नाराज़ थी, लेकिन वार्डन ने गलती से उसे ज़ूलू समझ लिया, जिसकी वजह से सभी लोगों को ये लग रहा था कि फांग ज़ूलू के पीछे पड़ा हुआ है। अब कंफ्यूजन दूर होते ही लिंग और फांग तो यहाँ से अपनी डेट पर चले जाते हैं और शाओ जाओफान को थैंक्स बोल के वहाँ से जाने लगती है, पर जाओफान उसे रोक देता है और कहता है कि अगर शाओ उसे थैंक्स बोलना चाहती है तो उसे उसको एक अच्छी सी ट्रीट देनी होगी। और ये जाओफान ने जानबूझकर उसे कहा था क्योंकि वो शाओ के साथ थोड़ा अलग टाइम स्पेंड करना चाहता था, जिसके लिए शाओ भी फटाफट से मान जाती है और उसे जगह डिसाइड करने के लिए बोलती है। फिर शाओ यहाँ से जाकर अपने सारे रूममेट से कुछ पैसे उधार मांगती है ताकि वो जाओफान के पसंदीदा रेस्टोरेंट में उसे ट्रीट दे सके। अगले दिन जाओफान उसे उसके हॉस्टल के बाहर पिक करने के लिए आता है, जहाँ से ये दोनों साथ में उस रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ की सारी डिशेज शाओ को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रही थी। शाओ यहाँ पर सोचने में काफ़ी टाइम लगा रही होती है कि वो क्या खाए, इसलिए वो पहले जाओफान को ऑर्डर करने के लिए कह देती है, लेकिन जब वो ऑर्डर कर रहा होता है तो शाओ उसे बार बार रोक देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये डिशेज ना काफ़ी महंगी है, इसीलिए वो खुद ही सारा खाना ऑर्डर करती है जो कि उसे लग रहा था कि उसके बजट में है। और यहाँ पर दोनों खाना खाते खाते एक्टिविटीज के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पर शाओ बोलती है कि वो लोग एक एस्केप रूम गेम खेल सकते हैं। तभी उनका सैलड और बाकी डिशेस भी टेबल पर आ जाती है, जिसमें से शाओ कैरेट को अलग अलग करके सैलड खाने लग जाती है और जाओफान को बताती है कि वो बचपन से ही कैरेट्स नहीं खाती, जिसकी वजह से उसे उसकी मॉम से काफी डांट भी पड़ती थी। तो उसने अपनी मॉम से कहा कि मॉम आप चिंता मत करो, मैं किसी ऐसे पर्सन से शादी करूंगी जो कि कैरेट खाता होगा। तभी से काई उसके लिए हमेशा कैरेट खाता है, जो सुनकर जाओफान भी शाओ के लिए कैरेट्स खाने लग जाता है,
पर उसके एक्सप्रेशन से साफ साफ पता चल रहा था कि उसे भी कैरेट्स खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर खाना खाने के बाद जब बिल पे करने की बारी आती है तब शाओ देखती है कि बिल तो काफ़ी ज़्यादा का है। तभी उसे वेट्रेस से पता चलता है कि उसने गलती से एक एक्सपेंसिव डिश ऑर्डर कर दी थी, जिसकी वजह से ज़ाओफान उसके लिए पे कर देता है। फिर बस में शाओ उसे कहती है कि वो उसके पैसे अगले पॉकेट मनी में उसे वापस कर देगी और अपना खर्चा वो काई की पॉकेट मनी से चला लेगी। पर ज़ाओफान बोलता है कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसे इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकती है। फिर अगले दिन ज़ाओफान एक साइकिल से यूनिवर्सिटी कैंपस में जा रहा होता है, तो शी भी उसके पीछे बैठ जाता है और बोलता है कि वो क्लास के लिए लेट हो रहा है तो वो भी उसके साथ चलेगा। लेकिन ज़ाओफान उसे किसी तरह साइकिल से उतार देता है और बोलता है कि उसे कुछ काम है। असल में वो शाओ से मिलने के लिए जा रहा था, जहाँ पर वो डिटेक्टिव क्लब के बारे में बात करने के बहाने उसे साइकिल पर पूरे कैंपस राइड कराता है और ये दोनों काफ़ी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। जिसके बाद हम शी को देखते हैं जिसे अपनी क्लास के अंदर जोलो मिल जाती है, इसलिए वो उसके पास जाकर बैठ जाता है। वो उससे पूछता है कि वो इससे इतना हेट क्यों करती है, जिस पर जोलो उसे खुद से दूर रहने के लिए कहती है और बोलती है कि वो क्लास में ऐसा बिहेव करे जैसे कि वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, क्योंकि जोलो उससे बात नहीं करना चाहती थी। सीन अब शाओ और ज़ाओफान पर आता है, जो कि अपनी डिटेक्टिव क्लब का एक्टिविटी का रूम देख रहे होते हैं। ये रूम शाओ को काफ़ी पसंद आता है और वो काफ़ी खुश भी हो रही थी। पर तभी वहाँ पर जिया आ जाती है, क्योंकि उसने ज़ाओफान को वहाँ पर देख लिया था। उसे वहाँ पर देखकर शाओ तो इन दोनों को अकेले छोड़कर जाने लग जाती है, लेकिन ज़ाओफान उसे रोक लेता है। अब जिया इन लोगों को साथ में बैठकर अपने लाया हुआ पिज़्ज़ा शेयर करने के लिए बोलती है, इसीलिए ये सभी लोग साथ में पिज़्ज़ा खाते हैं, जहाँ पर ज़ाओफान जिया को एक स्लाइस देता है। लेकिन शाओ उस स्लाइस को लेने से मना कर देती है क्योंकि उसके अंदर कैरेट थी, इसलिए ज़ाओफान खुद ही उस स्लाइस को खाता है। उसी वक्त शाओ को काई का कॉल आ जाता है, क्योंकि आज उन्होंने अपने हाई स्कूल के फ्रेंड से मिलने का डिसाइड किया था, इसलिए शाओ वहाँ से चली जाती है। जिसके जाने के बाद जिया ज़ाओफान से कहती है कि उसे तो कैरेट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन ज़ाओफान बोलता है कि कैरेट्स इतनी भी बुरी नहीं होती वैसे। जिया यहाँ पर उसे किसी बात के लिए सॉरी भी बोलती है और कहती है कि क्या वो उससे अभी तक नाराज़ है, पर असल में ये बात क्या थी हमें आगे पता चलेगा। इधर शाओ काई से मिलती है तो वहाँ पर काई उसका बॉयफ्रेंड होने का नाटक करने लगता है, क्योंकि कुछ लड़कियाँ उसको परेशान कर रही थी और इसी का फ़ायदा उठाकर शाओ भी उसका वॉलेट उठा लेती है और सबसे महंगी वाली कॉफ़ी ऑर्डर करने के लिए चली जाती है, क्योंकि हर बार वही थी जो काई को ट्रीट दिया करती थी। और उन दोनों को इस तरह देखकर लिंग काई से बोलती है कि अब उसे शाओ के लिए भी एक बॉयफ्रेंड ढूंढ लेना चाहिए, जिस पर काई इरिटेट होकर कहता है कि शाओ को कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं मिलना चाहिए और वो जैसी है वैसे ही ठीक है। ये सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं, तभी शाओ भी वहाँ पर आ जाती है। अब अगले दिन शाओ जब अपने क्लब के रूम को डेकोरेट कर रही होती है, तभी जिया भी वहाँ पर उसे ज़ाओफान के बारे में बात करने के लिए आ जाती है। वो उसे बताती है कि वो और ज़ाओफान बचपन से एक दूसरे के साथ है, पर ज़ाओफान की मॉम उसे लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव थी, जिसकी वजह से जिया की मॉम ने ज़ाओफान और उसकी मॉम की इंसल्ट भी कर दी थी। तो अब वो शाओ को उसकी मदद करने के लिए बोलती है ताकि उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो सके। पर शाओ जिया को समझाती है कि अगर ज़ाओफान उसका इतना ही अच्छा दोस्त है तो उसे अपनी मॉम को ये सारी बातें समझानी चाहिए, ना कि उसे बतानी चाहिए। जो सारी बातें बाहर खड़ा होकर ज़ाओफान भी सुन लेता है और काफ़ी खुश होता है कि शाओ ने उसे सपोर्ट किया। फिर शाओ अपनी पूरी मेहनत से अपने क्लब की पहली एक्टिविटी एस्केप रूम के प्रोजेक्ट में लग जाती है और इसके लिए वो फॉरेंसिक लैब भी जाती है, जहाँ पर उसे प्रोफेसर हू मिलते हैं। तो वो उन्हें अपनी नॉवल के बारे में भी बताती है, जिसे देखकर प्रोफेसर हू कहते हैं कि ये नॉवल तो उन्होंने पहले से ही पढ़ रखी है, जो कि वैसे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसने अपनी नॉवल के अंदर मेडिकल एग्जामिनर को ही कल्प्रिट बताया हुआ है और बाकी सभी लोग भी ऐसा ही करते हैं, इसलिए वो उसे लैब के अंदर नहीं जाने देते। यहाँ तक कि शाओ उनसे रिक्वेस्ट भी करती है कि उसकी नॉवल का अगला पार्ट अभी आना बाकी है, लेकिन फिर भी प्रोफेसर हू उसकी बात नहीं मानते। सीन अब ज़ुलू पर आता है, जो कि चेन्यू को शाओ के क्लब एक्टिविटी में आने के लिए इनवाइट करती है ताकि वो उसका पार्टनर बन सके, जिसके लिए वो मान भी जाता है। और ये सब चीज़ें शी दूर से देख रहा होता है, जिससे उसे थोड़ा सा बुरा लगता है। अब जब एक्टिविटी का दिन आता है तो वहाँ पर सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन चेन्यू की जगह वहाँ पर शी आता है, जो बताता है कि चेन्यू की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए उसने उसे बोला है कि वो यहाँ पर चला जाए और ना चाहते हुए भी ज़ुलू को उसे अपने पार्टनर बनाना पड़ता है। फिर शाओ इन सभी की आंखों पर पट्टी बांध देती है और खुद रूम से बाहर आ जाती है। एक बार के लिए तो काई भी उसके पीछे पीछे आ जाता है, लेकिन वो उसे अंदर भेज देती है। अब गेम शुरू होता है और जब सभी लोग अपनी आंखों से पट्टी हटाते हैं तो देखते हैं कि उनका रूम लॉक है, इसलिए सभी लोग रूम की चाबी ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन ज़ाओफान अपना दिमाग लगाकर कोड को क्रैक करता है, जो कि शाओ की फेवरेट कॉमिक डिटेक्टिव कैनन में था, और वहाँ से उन्हें उस रूम की कीज भी मिल जाती है, जिससे कि वो लोग बाहर आ जाते हैं। लेकिन गेम अभी भी बाकी था, इसीलिए क्लू की मदद से ये सभी लोग अपने अगले स्पॉट पर जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन लिंग तो बेचारी थक कर रूम के अंदर ही सो रही थी, इसलिए फांग भी उसके पास ही रुक जाता है।
इधर जोलू और शी सुपरमार्केट में अगले क्लू के लिए पहुंच जाते हैं और वहां पर शी की कुछ फैंस उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए उसे रोक लेती है, पर वो उसे यहाँ पर किसी और सेलिब्रिटी का ऑटोग्राफ ही मांगने लग जाती है, जो देखकर जोलू को हंसी आ जाती है। दूसरी तरफ जाओफान को अगला क्लू मिल जाता है और वो असल में सुपरमार्केट के बाहर लगे बैलून्स में छुपा हुआ था। इधर शी एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर जोलू के साथ मजाक कर रहा होता है। तभी जोलू उसके जैकेट खींचने की कोशिश करती है, जिस बीच ये दोनों ही नीचे गिर जाते हैं और शी के सर में चोट लग जाती है, जहाँ जोलू का भी सर वहाँ पर टकराने वाला था, पर शी अपने हाथ से उसे बचा लेता है। इसी बीच हम देखते हैं कि कुछ लड़कियां यहाँ पर इन दोनों के साथ में फोटोज क्लिक करने लग जाती है, जिसकी वजह से शी इन लड़कियों के पास जाकर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उन फोटोज को डिलीट कर दे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इन सब की वजह से जोलू को प्रॉब्लम हो। जिसके बाद हम शाओ को देखते हैं, जो कि गेम के एंडिंग स्पॉट यानी कि फॉरेंसिक लैब के बाहर वेट कर रही होती है। तभी जाओफान वहाँ पर सबसे पहले पहुँचता है, जहाँ पर वो मन ही मन में सोच रहा था कि उसे तो इस गेम के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, पर शाओ की वजह से उसने ये गेम कंप्लीट किया और उसे मज़ा भी आया। यहाँ पर शाओ से बताती है कि वो फॉरेंसिक लैब के अंदर भी एक एस्केप रूम बनाना चाहती थी, लेकिन प्रोफेसर हु की वजह से उसे यहाँ की परमिशन नहीं मिली, और क्योंकि उसे फॉरेंसिक लैब के अंदर जाने का बहुत मन था तो जाओफान बोलता है कि वो उसे अंदर ले जा सकता है। फिर ये दोनों अंदर जाते हैं, पर शाओ की एक विश अभी भी बाकी थी, इसीलिए वो जाओफान से रिक्वेस्ट करती है, जहाँ जाओफान उसे लैब कोट पहनकर फोटोज क्लिक करने के लिए अलाउ कर देता है। और ऐसा करके शाओ काफ़ी खुश भी हो रही थी, जहाँ वो जाओफान के साथ भी अपना फोटो क्लिक करती है, पर तभी वहाँ पर अंदर कोई आने लग जाता है, जिससे कि जाओफान और शाओ एक कोने में छुप जाते हैं, जहाँ पर अचानक ही वॉचमैन आकर उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है। और इसी बीच शाओ जाओफान के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती है, जहाँ वो गलती से उसके फॉरहेड पर किस कर देता है, पर वो लोग वॉचमैन से बच नहीं पाते और वो उन्हें पकड़ लेता है, जिसकी वजह से शाओ नाटक करने लग जाती है कि वो तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए आए हुए थे, जिस वजह से ये लोग बच भी जाते हैं। अब अगले दिन शाओ और उसके रूममेट को एक हॉस्टल कॉन्टेस्ट के बारे में पता चलता है, जिसमें उन्हें अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर अपने रूम को काफ़ी अच्छे से डेकोरेट करना था, इसलिए ये लोग भी उस कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी तरफ शी भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए जाओफान को अपना पार्टनर बना लेता है। इसके बाद जाओफान अपनी क्लास के बाहर शाओ को गुजरता हुआ देखता है और उसकी क्लास उसकी विंडो को एकदम सामने वाली थी, तो जाओफान यहाँ पर बड़ी चालाकी से नेक पेन होने का बहाना करके अपनी सीट एक्सचेंज कर लेता है और विंडो वाली सीट पर बैठकर सिर्फ शाओ को ही घूरता रहता है, जहाँ शाओ तो क्लासरूम के अंदर च्युइंगम खाते हुए काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रही होती है और जाओफान उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। इसके बाद जब शाओ हॉस्टल में होती है, तब उसे कॉन्टेस्ट के लिए आइडिया आता है कि उन्हें अपने रूम को ट्रेडिशनल चाइनीज़ थीम से डेकोरेट करना चाहिए। अब जब वो सुपरमार्केट जा रही होती है, तब जाओफान साइकिल लेकर वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि वो भी सुपरमार्केट जा रहा है तो वो उसके साथ चल सकती है, इसलिए शाओ भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जहाँ रास्ते में वो उससे पूछती है कि पता नहीं जाओफान उसे हर जगह क्यों मिल जाता है, तो वो बोलता है कि उनका कैंपस इतना छोटा सा है ना, इसलिए वो लोग कभी भी मिल सकते हैं, जबकि जाओफान तो यहाँ पर हर बार मौका ढूंढ रहा था शाओ के क्लोज जाने का। फिर वो शाओ को उसका बैग खोलने के लिए कहते हैं, जिसके अंदर शाओ को उसकी फेवरेट बुक का नया एडिशन मिलता है, जो कि असल में जाओफान ने खुद उसके लिए खरीदा होता है, पर वो शाओ से झूठ कह देता है कि ये बुक उसने लाइब्रेरी से बोरो करवाई है। सीन अब शी पर आता है, जिसे चेन्यू से पता चलता है कि जोलू ने उसे उसके आर्ट एग्जीबिशन के अंदर बुलाया है, जो सुनकर शी भी उस आर्ट एग्जीबिशन देखने के लिए चला जाता है और वहाँ वो जोलू को एक प्रिंसेस के कॉस्ट्यूम में देखकर उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। लेकिन जोलू उसे वहाँ पर देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। सीन अब शाओ और जाओफान पर आता है, जहाँ पर शाओ ने तो सुपरमार्केट से काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली थी और वो जाओफान से पूछती है कि तुमने भला कुछ क्यों नहीं लिया, तुम भी तो यहाँ पर सामान लेने के लिए आए थे ना, पर वो बात को घुमा देता है। अब जब शॉपिंग करके लॉकर से ये लोग अपना बैग वगैरह लेने के लिए जाते हैं, जहाँ पर गलती से शाओ जाओफान के हाथ पर अपना हाथ रख देती है, जिससे कि वो जल्दी से अपना हाथ वहाँ से हटाकर लॉकर बंद कर देती है, पर इस सब के बीच जाओफान की जैकेट उस लॉकर के अंदर फंस जाती है और अब उन्हें इस ऑटोमेटिक लॉकर को खोलना था, जहाँ पर शाओ बेचारी काफ़ी कोशिश कर रही होती है, पर हर बार गलत लॉकर खुल रहा था और जाओफान को इस सिचुएशन में देखकर उसे काफ़ी मज़ा भी आ रहा था, जो देखकर जाओफान उसके एकदम क्लोज आ जाता है, जिस वजह से बेचारी शाओ काफ़ी नर्वस हो जाती है और जल्दी जल्दी लॉकर खोलने की कोशिश करती है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाती है। इधर शी भी जोलू के लिए एक कॉस्ट्यूम पहन लेता है और उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है, जहाँ वो जोलू को बताता है कि यहाँ पर जो बंदा खड़ा हुआ था वो बेचारा ना बहुत ही थक गया था, इसलिए उसकी थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत थी, तो मैं उसकी जगह आ गया। पर जोलू बोलती है कि वो झूठ बोल रहा था और अब वो वापस नहीं आएगा। अब काफ़ी देर खड़े रहने के बाद शी भी उसे बोलने लगता है कि मैं काफ़ी थक गया हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आकर बैठना चाहता हूँ, पर जोलू उसे मना कर देती है और अपना पोज देकर खड़े रहने के लिए कहती है। लेकिन शी भला उसकी कहाँ सुनने वाला था, वो उसके फ्रेम में आकर बैठ जाता है और वहाँ पर आने वाले लोगों को साथ में अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए कहता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ये दोनों काफ़ी थक जाते हैं, जिससे कि जोलू अपनी सीट पर ही बैठी बैठी सो जाती है, तो उसे देखकर शी उसे स्कार्फ से कवर कर देता है और जाकर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। लेकिन असल में जोलू सोई नहीं थी और वो शी का ये नेचर देखकर काफ़ी खुश होती है।
दूसरी तरफ शाओ और उसकी रूममेट्स ने मिलकर उनका रूम डेकोरेट कर दिया था, पर वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था जैसा कि उन्हें चाहिए था, जिसकी वजह से वार्डन भी आकर उन्हें डांटने लग जाती है और बोलती है कि ऐसे रूम क्यों डेकोरेट किया जैसे कि यहाँ पर कोई मातम बन रहा हो। जो सुनकर उन लोगों को आइडिया आता है कि उन्हें अपनी रूम को ना हॉरर स्टाइल में डेकोरेट करना चाहिए। अगले दिन काई शाओ से मिलता है, जो कि डिटेक्टिव क्लब के अंदर अपने कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रखने के लिए आया हुआ था, क्योंकि वो सब हॉस्टल के अंदर रखना अलाउड नहीं था। जिसमें से शाओ को एक प्रोजेक्टर भी मिल जाता है और वो उसे चेयर पर चढ़कर लगाने की कोशिश करती है, पर तभी उसका पैर चेयर से फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली थी, लेकिन वो सीधा काई के ऊपर जाकर गिरती है, जो कि उसे पकड़ लेता है। और इस सब की वजह से बेचारे काई की हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।